हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। एक ऐसी कंपनी जो 80 रुपीज के आसपास स्टॉक होता था 2018 में और उसे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था बाय करने में, और वो गिरता 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 18 रुपीज तक आ गया, तब भी उसे कोई इंटरेस्टेड नहीं था बाय करने में। बट उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज हर न्यूज चैनल, हर न्यूज़पेपर और हर मीडिया चैनल, हर यूट्यूबर उस स्टॉक के बारे में बात करता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यस, मैं भी आज उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा और काफी कुछ लर्निंग्स देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो पूरा इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ऐसा ना हो क्योंकि बीच में कुछ मैं आपको बातें बताऊंगा, कुछ लास्ट में बातें बताऊंगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं एक ऐसे प्राइसेस जो ऑलमोस्ट 83-84 रुपीज पे थे, यहां से गिरते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बाउंस आता है और उसके बाद जब ये कोविड आता है यहां पर, तो बाउंस आके ऑलमोस्ट 18 to 19 रुपीज तक यहां प्राइसेस चले जाते हैं। बट इन लेवल्स पे ऐसा क्या होता है कि प्राइसेस में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है? ये एक मंथली चार्ट है, उसका थोड़ा सा डिक्लाइन, अब प्राइसेस फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल पर आ चुके हैं। क्या प्राइसेस यहां से गिरेंगे या प्राइसेस ऊपर जाएंगे, उस सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। इसका मर्जर के बारे में भी बताऊंगा। ऐसे क्या हुआ इस स्टॉक में कि यहां से एक अच्छा बाउंस आया, उस सब के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप देखें कि यहां पे पहले स्टार्ट करते हैं 2020 की, अगर मैं आपको यहां पे बैलेंस शीट दिखाऊं, आप यहां पे देख सकते हैं 2017 में जो कंपनी को प्रॉफिट होता था 1000 करोड़ का, वो गिर के 880 करोड़ के आसपास आया। और 2019 में, अभी यहां पे कोविड नहीं आया था, ये नेगेटिव में आ चुके थे नंबर्स, 1900 का लॉस, करोड़ का लॉस। और जब कोविड आया तो ये लॉस और बढ़ के 2843 करोड़ का हो गया। इस बैंक को कोई भी तब लेना नहीं चाहता था। क्या हुआ इस बैंक के अंदर कि जैसे 2021 हुआ, कोविड से भी रिकवरी हुई, यहां पे प्रॉफिट्स आने शुरू हो गए और आज बैंक 2485 करोड़ के प्रॉफिट्स दिखा रहा है। अपने सारे नंबर्स, चाहे वो कासा नंबर हो, चाहे वो एनपीए नंबर्स हो, सब नंबर्स में इंप्रूवमेंट है उनके। यहां पे मैं आपको जो सबसे बड़ा नंबर होता है बैंक का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, जो बैंक को पैसा नहीं मिल रहा वापस, वो 4% के आसपास होता था बैंक का, अब वो गिर के 2% हो चुका है। तो कंपनी की स्टोरी यहां से कैसे बदलती है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप देखें तो 2020 की ये बैलेंस शीट है। जब मैंने 2020 की बैलेंस शीट को चेक किया तो यहां पे साफ बताया गया है इस पैराग्राफ में, ओवर द पास्ट 6 क्वार्टर्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020, द बैंक रिपोर्टेड लॉसेस ड्यू टू credit provisioning on the account of certain legacy wholesale and infrastructure loans। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ लोन्स थे जिसकी वजह से बैंक को यहां पे लॉस हो रहा था। ये बैंक की बैलेंस शीट में बताया गया है, जो उनकी एनुअल रिपोर्ट है उसमें बताया गया। तो ये हमें समझ में आता है कि जो लॉसेस हो रहे हैं बैंक को, वो इस वजह से हो रहे हैं। अब 2018 में यहां पे टर्निंग पॉइंट आता है। 2018 पे यहां पे वैद्यनाथन जो कंपनी में नए एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ज्वाइन करते हैं और वो कंपनी की पिक्चर बिल्कुल बदल देते हैं। ऐसा क्या हुआ कंपनी में? अगर यहां पर हम देखें तो ये अभी लेटेस्ट कॉन कॉल जब मैंने उनकी पढ़ी, अगर इस पे यहां पर पढ़े, आई डोंट नो इफ यू एनी वन ऑफ यू रिमेंबर दैट समवेयर इन 2021 व्हेन कोविड was going on, I had made a statement to everybody saying that this bank will never make a loss again. There was a purpose for, and first of all I'm very happy we have never seen many quarters since that, maybe close to 2 years, not a single quarter we have gone anywhere close towards the word L. See the confidence of this person, Mr. वैद्यनाथन, इनका। और ये भी लेटेस्ट में आपको दिखा रहा हूं। हमने 2021 में मैंने कमिट किया था कि मैं कभी भी इस बैंक को लॉस में नहीं जाने दूंगा, और आप पीछे कुछ क्वार्टर्स देख सकते हैं, हर क्वार्टर में हमारी ग्रोथ हुई है। और जी हां, जो इन्होंने बोला वो करके दिखाया। यहां पर क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखें तो एवरी ईयर द क्वार्टरली प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग नाउ, स्पेशली 152, 281, 343, 474, 556, 605, 803। तो जो उन्होंने बोला करके दिखाया। तो पॉइंट आता है कि नंबर्स एकदम बदल कैसे गए, एकदम लॉस से प्रॉफिट में कैसे आ गए। तो 2020 में जो उन्होंने बताया था मैनेजमेंट ने कि हमें जो लॉस हो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से हो रहा है, वो बिल्कुल सही बताया था। अगर आप देखें यहां पे जो बैंक के ग्रॉस एनपीए आ रहे हैं, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एनपीए से आते हैं। तो मिस्टर वैद्यनाथन जब उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी, उन्होंने सबसे पहले इस पे फोकस करना शुरू किया। और ये करंट उनकी 2023 की एज ऑन 31 मार्च की रिपोर्ट देख सकते हैं। बैंक हैज सक्सेसफुली वाउंड डाउन द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग लोन। उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स ही कम कर दिए, खत्म कर दिए इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स देने का।
जाएगा। तो इस वजह से देखिए ये होता है मैनेजमेंट का फोकस। तो यहां पर आप देख सकते हैं जितना भी बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोन देना था, होल फाइनेंसिंग, होलसेल बैंकिंग पे लोन देना था, उन सब पे रिडक्शन लगाया यहां पर। सो दिस इज अ गुड पार्ट। तो मिस्टर विद्यानाथन है कौन, ऐसा क्या किया इन्होंने कि बैंक को टर्निंग पॉइंट पे ला दिया, बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स खत्म कर दिए, और अब इनका फोकस क्या है? तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बैकग्राउंड यहां पे दिखा देता हूं। मिस्टर विद्यानाथन जो है ये आईसीआईसीआई ग्रुप में, और उसके बाद इन्होंने एक एनबीएफसी कंपनी जो कि लॉस मेकिंग कंपनी थी उसको बाय किया 78 करोड़ रुपीस में, बाय किया अपने पर्सनल बोरोइंग से, जो खुद का पैसा लगाया, और साथ में अपने घर को भी एज ए गिरवी रखा यहां पे कोलेटरल। आप देख रहे हैं मैनेजमेंट का किस तरीके के बंदे हैं ये। इन्होंने 78 करोड़ रुपीस खुद लगाए अपनी जेब से, और उसके साथ अपने घर को गिरवी रख के एक एनबीएफसी कंपनी जो कि लॉस मेकिंग कंपनी थी, जिसको 30 करोड़ का लॉस होता था 2010 पे, वो कंपनी इन्होंने एक्वायर करी, और 2010 में जिसको लॉस होता था उस कंपनी को 780 करोड़ के प्रॉफिट तक ये कंपनी लेकर गए यहां पर 2018 में। तो आप कंपनी का मैनेजमेंट का, यहां से आप कंपनी को इंटेंशन पता चलती है। यहां पे मैनेजमेंट वो है कि उनको जैसे उन्होंने आईडीएफसी बैंक ज्वाइन करा, उनको सबसे पहले समझ में आया कि बैंक की प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, तो एनपीए सबसे ज्यादा हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग के अंदर, बंद कर दो। दैट इज द एक्शन, ये एक्शन टेकर मुझे लग रहे हैं। और यहां से देखिए 2010 में जब इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक देखा, ज्वाइन किया था, तो आप याद करें 2010 में एक रिटेल बैंकिंग के अंदर बूम आया था। सब कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे थे, आईटी में जॉब्स कर रहे थे, नए नए सेविंग अकाउंट, सैलरीज अकाउंट्स खोल रहे थे, वो सब इन्होंने देखे हैं। उसके बाद एक ऐसी एनबीएफसी कंपनी खरीदना जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, 30 करोड़ से 800 करोड़ तक के प्रॉफिट में उसको 8 सालों के अंदर लेके जाना, इट्स अ वेरी कमेंडेबल जॉब। और इन्हीं की कंपनी का नाम है कैपिटल फर्स्ट बैंक। कैपिटल फर्स्ट बैंक ने ही मर्जर किया था आईडीएफसी बैंक के साथ 2018 में, और तब इन्होंने 2018 में बैंक को ज्वाइन किया, और वहां से इन्होंने पूरी पिक्चर बदल दी आईडीएफसी। यहां पे मैं आपको कंपनी की जो सेल्स है वो ईयर वाइज नहीं दिखाऊंगा। उसका रीजन ये है कि काफी साल पहले जैसे हमने देखा कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी, कंपनी के डिक्लाइन हो रहे थे, बट पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी में एक जंप आया बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट। तो यहां पे क्वार्टरली रिपोर्ट को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। रिटेल बैंकिंग अगर आप देखें जो मेन बिजनेस है इनका, उसमें 32, 42, 51, 55 एंड पहले 17, 16 था। सो एवरी क्वार्टर इफ यू सी फ्रॉम द लास्ट ऑलमोस्ट 7-8 क्वार्टर्स, ये ग्रोथ हो रही है यहां पे रिटेल बैंकिंग के अंदर। जो मेन इनका बिजनेस है वहीं से आता है। अगर चलो ग्रोथ तो हो रही है, सेल्स के नंबर अच्छे हैं, बट हम क्या देखें कि इसमें मार्जिन भी है। ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट नहीं आ रहा कंपनी के पास। अगर हम मार्जिन की बात करें तो जो रिटेल बैंकिंग पहले इनकी लॉस में चल रही थी, एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, वो अब 9 to 5 to 7% प्रॉफिट मार्जिन में आ चुकी है, और यहां पे कंपनी का फोकस है इन मार्जिन को बढ़ाना। तो क्वार्टरली वाइज रिपोर्ट भी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा और डिटेल में जाए तो अगर इनके बाकी रेशियोज देखें, थोड़े बहुत रेशियोज मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, सारे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम रेशियोज इनके अच्छे हैं। मैंने आपको जो क्वार्टरली रिपोर्ट में दिखा दिया। नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए, जो 2019 में इनकी 4,800 करोड़ थी, वो 12,000 करोड़ पे जा चुकी है। कंपेयर टू 6% की ग्रोथ यहां पे देखने को मिल रही है। अगर दूसरे नंबर्स हम देखें यहां पे, सारे फाइनेंशियल नंबर्स यहां पे आप देखने की कोशिश करिए। मुझे इनकी बैलेंस शीट देख के काफी अच्छी चीज लगी, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इनके एसेट्स देखें, लोन्स और एडवांसेस जो 2012 में थे 2023 में 24% बढ़े, कस्टमर का डिपॉजिट 47% बढ़ा, कासा रेशो 49% के आसपास है, विच इज वेरी गुड। कासा रेशो होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस है लोगों का। जितना ज्यादा होगा ये नंबर उतना अच्छा है बैंक के लिए, क्योंकि इनको कम ब्याज देना पड़ेगा और यहां से आप ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो जब आप लोन देते हो। तो एक नॉर्मल बैंक का कासा रेशो 40% के आसपास रहता है। एसेट क्वालिटीज अगर आप देखें, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, प्रोविजंस, ये सब के नंबर जो हैं पहले से बेटर हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में देखिए आरओए, आरओई, प्रॉफिट्स, कैपिटल, सब ग्रीन है नंबर्स, विच इज वेरी गुड। अगर कंपनी की एक फ्यूचर ग्रोथ दिखाऊं तो यहां पे एक चीज मेरे को जो और अच्छी लगी वो दिखाया कि 96% ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो आईडीएफसी बैंक में होती हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, विच इज वेरी गुड। मैंने अभी तक जो लास्ट नंबर देखा था वो आईसीआईसीआई बैंक का देखा था। आईसीआईसीआई बैंक बोलते हैं हमारी 70% ट्रांजैक्शन डिजिटल होती हैं, और फ्यूचर इज ऑल अबाउट डिजिटल। तो जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस यहां डिजिटल होंगी, वहां से आपको ज्यादा बिजनेस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा पेमेंट्स करोगे, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करोगे, पेटीएम्स करोगे, तो ये ज्यादा कंपनी को बेनिफिट होता है आज की डेट में। यहां पर जो इनका लोन का बाइफिकेशन है उसमें मुझे सिर्फ एक चीज यहां पे थोड़ी सी डाउट लगी। अगर आप देखें होम लोन जो है 11% देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, व्हील्स है, कंज्यूमर लोन, रूरल लोन, सारे लोन्स में इनका पूरा मतलब हर तरीके से इनका लोन आ रहा है।
ऐसा नहीं कि कोई एक सेगमेंट से सबसे ज्यादा आ रहा है, बट यहां पे मुझे पर्सनल लोन देखने को नहीं मिला। वो मुझे एक सिर्फ ड्रॉबैक लगी, क्योंकि पर्सनल लोन और होम लोन ही एक ऐसे लोन, दो लोन होते हैं जो सबसे ज्यादा ग्रोथ करते हैं और वहीं पर फ्यूचर भी दिख रहा है इस वक्त। यही दो लोन्स में, बाकी कमर्शियल लोन्स या ऑटो लोन्स उनमें इतना फ्यूचर नहीं है। ये मैंने अपने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के वीडियोस में पूरा डिटेल में बता चुका हूं। ये सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, कंपनी जब भी अपनी बैलेंस शीट दिखा रही है, ये कोई नहीं दिखाता, वो ये दिखाता है कि हमने गाइडेंस जो दी थी, गाइडेंस मतलब हमने जो कमिटमेंट करी थी आपको 2018 में कि हम 2024 से 25 तक कहां पहुंचेंगे, आज हम कहां हैं। हमने बोला था हम 1 लाख करोड़ के यहां पर रिटेल और कमर्शियल फाइनेंस में पहुंच जाएंगे, और तब हम 36 का करते थे, तो ये टारगेट हमने अचीव कर लिया। आज हमारा नंबर ये है। हम 35% यहां पे करते थे, हमने 70% का टारगेट दिया था, हम 77% पे है, हमने अचीव करा। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके की बैलेंस शीट कोई नहीं दिखाता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस। अगर मैनेजमेंट को इतना कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनी के ऊपर, सो इन्वेस्टर्स का पैसा तो बनेगा ही बनेगा। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यहां पे जब मैं इनकी कॉन कॉल पूरी पढ़ रहा था, मिस्टर वैद्यनाथन क्या बोलते हैं, उनसे किसी ने, कस्टमर ने एक क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर सुनिए यहां पे क्या बताया गया। यह बताया गया कि हम एक कस्टमर को लिमिट देते हैं, 1 लाख रुपए की सपोज उसकी लिमिट है। अगर उसका बैलेंस 90,000 रुपीज तक आ जाता है या उससे ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम उसको टेक्स्ट के थ्रू बताते हैं कि आपका लिमिट जो है 80,000 है, 1 लाख है, अब 80,000 हो चुकी है, पास आ रही है, 90,000 हो चुकी है। तो जैसे ही आप 1 लाख रुपए से ऊपर जाएंगे, आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे। हम ये कस्टमर को बताते हैं। बट यहां पे किसी दूसरे कस्टमर ने ये बोला कि अगर आप ना बताएं कस्टमर को, तो यहां पे तो आप काफी पैसा बना सकते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है 1 लाख रुपए से जैसे ही ऊपर जाएगा, उसके ट्रांजेक्शन चार्जेस 500 रुपए, 400 रुपए आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहां पे मिस्टर वैद्यनाथन क्या बोलते हैं? वो कहते हैं हम एक कस्टमर फ्रेंडली बैंक हैं। यहां पे देखिए, वेयर वी आर ट्रूली कस्टमर फ्रेंडली, सो दी स्मॉल थिंग्स, मेनी थिंग्स लाइक दिस वी डू। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ऐसी हम काफी चीजें करते हैं जिससे कस्टमर का नुकसान ना हो। इस चीज को सुन के पता चलता है कि मिस्टर वैद्यनाथन का जो फोकस है ना, वो आने वाले टाइम में एक ऐसी कंपनी बनाने का है जैसे कि नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक। ये वहां से आए हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को स्टैंड किया, उसके बाद एक एनबीएफसी को स्टैंड किया, अपना घर गिरवी रख के उस बैंक एनबीएफसी को खरीदना, उसके बाद यहां पर आके सीधा एक्शंस लेना कि किस कहां से एनपीएस आ रहे हैं, उसको कट कर दीजिए। उसके बाद अब ग्रोथ हो रही है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो स्टॉक यहां पे अप्रिशिएट कर रहा है। स्टॉक जो है टेक्निकली यहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है, और अभी स्टॉक के यहां पे रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। बट अभी भी मुझे यहां पे प्राइसेस जो है टेक्निकली मैं बोलूंगा मुझे ज्यादा गिरते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसे कुछ आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए, यहां पे एक हैवी सेलिंग आई थी, बार आई थी, उसके बाद काफी दिन प्राइसेस इस रेंज में रहे, यहां पर इसको निकाल नहीं पा रहे थे, और जब प्राइसेस यहां से निकले तो अब उन्हीं लेवल्स के ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं प्राइसेस यहां पे, और अब यहां पे एक किस्म से रिजल्ट आने वाला है। तो अगर प्राइसेस यहां से रिजल्ट के बाद और ऊपर जाते हैं, क्योंकि यहां पे सपोर्ट ले रहे हैं, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। या अगर रिजल्ट के बाद कुछ गिरते भी हैं और अगर प्राइसेस इन लेवल्स के आसपास आपको दोबारा मिलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 75 रुपीज के आसपास या 78 रुपीज के आसपास, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। टेक्निकली ये मुझे लग नहीं रहा ज्यादा गिरेगा। फंडामेंटली भी मैं बोलूं तो अभी मैं न्यूट्रल हूं। मैं इसको प्राइस को ये नहीं बोलूंगा कि बहुत चीप है, मुझे कंपनी बहुत सस्ती मिल रही है, अच्छी कंपनी, क्योंकि मैं जब इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं अच्छी कंपनीज को उठाता हूं, लेकिन सस्ते प्राइसेस पे उठाता हूं। यहां पे मुझे प्राइसेस थोड़े सस्ते नहीं दिख रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, बट हां फंडामेंटली कंपनी जरूर अच्छी है। कंपनी का मर्जर हो रहा है आईडीएफसी के साथ, काफी टाइम से न्यूज चल रही है, बट अगर मैं आपको आईडीएफसी के नंबर्स दिखाऊं तो बहुत अच्छे नंबर्स नहीं हैं। बट जस्ट बिकॉज ये एक एनबीएफसी कंपनी है, इसीलिए इसका मर्जर किया जा रहा है, क्योंकि एनबीएफसी इस कंपनी के ऊपर काफी आरबीआई का प्रेशर आ रहा है उनको बैंकिंग लाइसेंस के लिए, सो दैट वो भी एक दायरे पे आ पाए। तो इसी वजह से इसका मर्जर हो रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। तो बड़े प्लेयर्स क्या देखते हैं? वो ये देखते हैं कि पहले इसका मर्जर हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है अभी एनबीएफसी, आईडीएफसी स्पेशली। आईडीएफसी फर्स्ट जरूर है, बट आईडीएफसी नहीं है। तो जब इसका मर्जर हो जाएगा, उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स के आएंगे, तब बड़े प्लेयर्स हो सकते हैं इसमें ज्यादा अच्छे से पोजीशन बनानी स्टार्ट करें। बट हां, मिस्टर वैद्यनाथन के ऊपर बेट मैं जरूर लेना चाहूंगा। बहुत ही अच्छे इंसान लगे, जिस तरीके से कंपनी, बहुत कम ऐसे मैनेजमेंट देखने को मिलते हैं। आई होप आपको काफी कुछ लर्निंग्स मिली होंगी आज के वीडियो से। शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, बाकी लोगों को भी थोड़ी सी गाइडेंस मिले इन वीडियो से। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।